Now we'll move to the third article, that is solubility. What is solubility? किसी भी substance की solubility is defined as its maximum amount which can be dissolved in a specific amount of solvent to form a saturated solution at a specific temperature. ये दोनों points बहुत ज़्यादा important हैं अपने आंसर को प्रिसाइज बनाने के लिए. ये दोनों पॉइंट्स ज़रूर लिखेगा, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं. तो ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करोगे किसी सब्सटेंस की. इट्स मैक्सिमम अमाउंट that is to be dissolved in a specific amount of solvent to form a saturated solution at a specific temperature, that is solubility. ठीक है. अब solubility डिपेंड किस पे करती है? तो अगर हम इसकी डिपेंडेंस देखें, अब solubility डिपेंड करती है नेचर ऑफ सल्यूट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट, और दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. मतलब कि अगर आपने सल्यूट बदल दिया तो भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, सॉल्वेंट बदल दिया तो भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, और टेम्परेचर बदल दिया तो भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी. एज वेल एज प्रेशर भी अगर आपने चेंज कर दिया तो प्रेशर से भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है. अभी कैसे चेंज होती है हर टाइप के सॉल्यूशंस के लिए वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी सेक्शन में. ठीक है. तो सबसे पहले हम एक एक कैटेगरी से पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन. ठीक है. तो आइए हम देखते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी के क्या क्राइटेरियाज होते हैं. तो अब हम देखते हैं कि सॉलिड को जब हमें किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करना होता है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं. तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ते आ रहे हैं अब तक, वो आपने 11th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, दैट इज़ लाइक डिज़ोल्व्स लाइक. ठीक है. लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वाटर लिया. ठीक है. ये आपके पास वाटर है. ठीक है. अब हमें पता है वाटर एक पोलर कंपाउंड है. ठीक है. पोलर कंपाउंड का क्या मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट हैं. क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, जो कि आप 11th में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर सिर्फ पोलर कंपाउंड्स को ही डिज़ोल्व करेगा. राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl. ठीक है. लेकिन अगर हमने कुछ नॉन पोलर सब्सटेंसेस ले लिए लाइक नेफ्थलीन या एंथ्रासीन, तो क्या आप इसको वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हो? नहीं, दे डू नॉट डिज़ोल्व रीडली इन वाटर. ठीक है. वहीं अगर हम बेंजीन ले लें, किसी दूसरे वेसल में हमने ले लिया बेंजीन और उसमें NaCl को डिज़ोल्व करने की कोशिश की, तो अगेन NaCl बेंजीन में नहीं डिज़ोल्व होगा. वाई? बिकॉज बेंजीन इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड और NaCl इज़ अ पोलर कंपाउंड. तो अगर आप बेंजीन में नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को डिज़ोल्व करोगे देन इट विल गेट डिज़ोल्व्ड रीडली. ठीक है. तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट पोलर है तो हमारा जो सल्यूट है वो भी पोलर होना चाहिए. ठीक है. और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सल्यूट भी नॉन पोलर होना चाहिए. अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी दो हम कंपाउंड को डिसॉल्व कर रहे हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस सेम होनी चाहिए. उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस शुड बी सिमिलर. ठीक है. ठीक है. तो जब भी आप एक सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज कर जाती है. दिस इज़ नोन एज डिसोल्यूशन, कि आप सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो. जब आपने एक, मान लीजिए कि आपने एक बीकर में H2O ले लिया और उसमें ऐड किया आपने शुगर को. ठीक है. अब जब आपने इसको
हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया, आपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे शुगर को H2O में डिज़ोल्व किया, ठीक है। फिर आपने इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे तो इसकी सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉलिड की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप शुगर को H2O में ऐड कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें बढ़ गई। फिर आपने इसको एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया, क्योंकि एक टेम्परेचर पे सैचुरेटेड बन चुका था, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा करके इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करके इसे एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया, ठीक है। फिर जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो जो भी आपका यहाँ पे जो शुगर सोल्यूशन जो बन चुका होगा, ठीक है, इस शुगर सोल्यूशन में टेम्परेचर डाउन होने पर जो शुगर है वो वापस से बाहर आने लगेगी, शुगर के क्रिस्टल्स एक्चुअली बाहर आने लगेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। So what is crystallization? When particles collide with each other and they get separated out of the solution, that process is called as crystallization. तो अगर हम इसको समझे तो जैसे कि हमारे पास ये सल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं टू फॉर्म अ सल्यूशन, ठीक है। अब जो इधर वाला पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है जो इससे इसका कन्वर्जन है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, पार्टिकल्स कोलाइड करके मतलब डिज़ोल्व भी होते रहते हैं और कोलाइड करके बाहर भी निकलते रहते हैं सोल्यूशन से, ठीक है। जब ये दोनों प्रोसेस मतलब जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट पर परफॉर्म होते तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, एंड देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, नो मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉलिड के केस में तो नहीं, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में तो नहीं, प्रेशर नहीं उतना अफेक्ट करता, लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो प्रेशर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन। फिलहाल सॉलिड के लिए तो टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है। व्हेन no more amount of solute can be dissolved at the same temperature and pressure, the solution becomes saturated solution. और अगर हम unsaturated की बात करें तो when more amount of solute can be dissolved in a solution at same temperature and pressure, ठीक है, तब हम कहते हैं कि सोल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है, मतलब आप उसमें और सोल्यूट को ऐड कर सकते हो ताकि उसे आप सैचुरेटेड कंडीशन में ला सको। अब जो सब्सटेंस जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है, जिसमें डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम रेट पे परफॉर्म हो रहे हैं, उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने कहा था सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वी विल मूव टू द पैरामीटर्स जिन पे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन डिपेंड करता है। मैंने आपको कहा था कि प्रेशर उतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब भी हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, राइट। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल और सॉलिड लिक्विड्स आर नियरली कंप्रेसिबल एंड सॉलिड इज़ कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल। तो जब भी हम सॉलिड और लिक्विड्स की बात करते हैं, क्योंकि दे आर इनकम्प्रेसिबल, तो प्रेशर का उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में।
ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अगर डिसोल्यूशन, ये इसके भी दो केसेस हैं। अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है या फिर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो एंडोथर्मिक होगा या तो डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो अगर हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चले, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक हमने पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर फेवर्स व्हाट, इट फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वहीं अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है देन सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इसके बाद जो मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर वो आपको मैंने समझाई दिया, क्योंकि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे आर इनकम्प्रेसिबल, सो प्रेशर डज नॉट प्ले एनी रोल इन अफेक्टिंग इट्स कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। ठीक है।